स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह के बारे में डिस्कस किया था कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, चार्ज किसे कहते हैं, ठीक है। और चार्ज के कुछ फोर्स के बारे में भी बात किया था, ठीक है। तो आज फोर्स के बारे में डिटेल जानते हैं कि चार्ज अगर क्या होता है तो कैसे फोर्स उसके बीच में लगता है, ठीक है। तो फोर्स स्टार्ट करने से पहले जरा से 2 मिनट हम चार्ज को रिवाइज करा दें, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात हम कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को रिवाइज करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अभी फोर्स से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए, पहली इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो हमने कहा था कि लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताई थी चार्जेस आर कंजर्वेटिव, ठीक है। थर्ड, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, और चौथा बताया था हमने यूनिक वैल्यू, ठीक है। असल से रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने बताया था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मींस अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, या माइनस है, ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव है, दोनों सेम टाइप के चार्ज है अगर, ठीक है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। मींस अगर यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ इसके पास अगर हम दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो ये इसको इससे दूर करेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे से अवे जाएंगे। जैसा ग्रेविटेशन में होता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट हमेशा बॉडीज करती है, क्लास 11 में हम लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये लाइक चार्ज अगर होंगे तो एक दूसरे को दूर ही भेजेंगे, ठीक है, रिपल्सन होगा उनके बीच में। अगर अनलाइक चार्ज हुआ, मींस प्लस माइनस हुआ या माइनस प्लस इसी क्या चीज को कह लें, तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के पास आएंगे, जैसा कि ग्रेविटेशन में होता है, ठीक है। दो बॉडी जो दो मास होते हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास हमेशा आते हैं, कुछ अट्रैक्शन के थ्रू आने की कोशिश करते हैं, वही चीज यहाँ भी हुआ, ठीक है। चार्जेस आर कंजर्वेटिव, चार्जेस आर कंजर्वेटिव का मतलब ये हमने बताया था कि चार्जेस जो होते हैं उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। neither be created nor be destroyed, ठीक है। ये चीज एनसीएलटी को समझिएगा, neither be created nor be destroyed। मतलब ये हुआ कि चार्जेस के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे, ठीक है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी का ट्रांसफर होगी, इस बॉडी से दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी जाएगी। ऐसा नहीं कि चार्ज क्रिएट हो रहा होगा या कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तीसरा, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब हमने बताया था कि पैकेट्स में होते हैं। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, ठीक है। तो क्वांटाइज होते मतलब कि चार्ज कहीं भी होंगे वो बंच में होंगे, ऐसा नहीं कि एक चार्ज या आधा चार्ज या टुकड़े चार्ज इस तरीके से कहीं पड़ा, वो जब भी होंगे एक पैकेट में पड़े होंगे, 10 चार्ज, 20 चार्ज, 50 चार्ज, इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक फार्मूला देखा था Q = Ne, ठीक है। मींस n क्या है? नेचुरल नंबर्स है, तो ये जो भी होगा ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी, मींस 1.6 वगैरह जो भी था, ठीक है। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्वांटाइज होगी, पैकेट में होगा, ठीक है। और चार्जेस है यूनिक वैल्यू, मींस हर एक चार्ज की एक वैल्यू फिक्स स्पेसिफिक वैल्यू होगी, जो कि E की वैल्यू जो होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हुई थी, ठीक है। और इसका हमने SI यूनिट की बात की थी कि कूलम होती है इसकी SI यूनिट, ठीक है। और सीजीएस यूनिट की बात की थी स्टैट कूलम। यहाँ तक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं आज। अब हमारे पास ये जो पहला प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इस ये कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देती होंगी। तो इस चीज के लिए हम फोर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फोर्स स्टार्ट करते हैं।
फोर्स बिटवीन चार्जेस, देखिएगा दो चार्जेस अगर मान लीजिए आपको दिए हैं Q1 एंड Q2, ठीक है, ठीक, Q1 और Q2 दो चार्जेस अगर आपको दे रखे हैं, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस r है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट हुए थे कूलम, ठीक है, इन्होंने एक लॉ दिया, क्या दिया इन्होंने, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, force between two charges is directly proportional to the product of charges, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, मींस इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा चार्ज की वैल्यू का उस पर डायरेक्टली डिपेंड होगा, अगर ये बढ़ रहा होगा तो ये बढ़ेगा, ये घट रहा होगा तो ये घटेगा, ठीक है। दूसरा, F is inversely proportional to the स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, मींस इनवर्सली रिलेट होगा कि r बढ़ रहा होगा तो फोर्स घटेगा, r घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सेम ग्रेविटेशन से अगर हम रिलेट कर लें तो यही चीज वहां भी होता है, वहां क्या होता है m1 m2 होता है न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, और ये डिस्टेंस बिटवीन देम होता है, ठीक, क्लास 11 में आप लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लास 9 11 वाले वीडियो में आप लोग देखिएगा, उसमें ये मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है किसी चार्ज के लिए, ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है, एक कांस्टेंट की वैल्यू आती है, क्लास 11 के इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था इसको, ठीक है। तो कांस्टेंट की वैल्यू k हो जाएगी Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इस k की वैल्यू ध्यान से लीजिएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो k है इसको समझिएगा, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कितनी होती है, बहुत अच्छा नंबर दिख रहा होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यूनिट के साथ ध्यान रखिएगा की वैल्यू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअल में ये वैल्यू होती क्या है, ध्यान दीजिएगा, k जो होता है इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो लिखा हुआ है इसको ध्यान समझिएगा, इसको इस तरीके से E जैसा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, और यहाँ जो छोटा सा डॉट लगता है ये नॉट पढ़ा जाता है, ठीक है। ये क्या डिफरेंशिएशन होता है, ये ग्रीक लेटर का, ग्रीक लेटर है एक तरीके का, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है, तो ये जो वैल्यू होती है k की, ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इस एप्सिलॉन नॉट को कहते क्या है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का सेंस क्या होता है समझा रहे हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। ये एप्सिलॉन जो होता है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट की मीनिंग समझिएगा। एब्सोल्यूट वर्ड अगर कहीं भी आपको मिले, एब्सोल्यूट वर्ड आपको कहीं भी मिले, तो क्या होता है ध्यान समझिएगा, आप लोग सुने होंगे डेली लाइफ से रिलेटेड एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब, ठीक है। इसका मतलब है परफेक्टली, कहते हैं ना यू आर एब्सोल्युटली राइट डेली लाइफ में, इसका मतलब है परफेक्टली। परफेक्टली का मतलब क्या होता है कि
ये जो भी वैल्यू दी गई है, जो भी चीज है, ये परमिटिविटी क्या होती है इसके लिए अलग से एक वीडियो जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ा लेंगे तो उसमें दोनों परमिबिलिटी और परमिटिविटी एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कैसे क्या चीज तो वहां बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए समझिए कि परमिटिविटी एक कोई चीज होती है, ठीक है। तो हम एब्सोल्यूट वर्टिकल समझ लेते हैं अभी। तो परफेक्टली का मतलब होता है कि किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गई हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये अगर लिखा जा रहा है तो इसका मतलब हो गया कि ये वैक्यूम की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? वैक्यूम की बात हो रही है। ये जो 9 × 10⁹ वैल्यू आ रही है, ये जो फोर्स की वैल्यू पूरी आएगी, ये सब कुछ वैक्यूम के लिए है। ध्यान समझिएगा, ये ऐसा नहीं कि हर जगह ये अप्लाई हो रहा है। अगर हम इस रूम में यहाँ एक चार्ज रखें और यहाँ चार्ज रखें तो ये एग्जैक्ट इस फार्मूले से नहीं आएगा उस दोनों के बीच का फोर्स, उसमें कुछ डिक्रीमेंट आ जाएगा क्योंकि उसके बीच में एयर होगा, एयर के मॉलिक्यूल होंगे, कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा, तो उसकी वजह से ये वैल्यू नहीं हमको शो करेगी। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू शो करानी होगी तो हमको ई की वैल्यू कुछ और एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ और लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा ध्यान रखना होगा। तो ये जो हमने वैल्यू लिखी है 9 × 10⁹, ये आपका फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए है। ध्यान दीजिएगा, फ्री स्पेस मतलब स्पेस या वैक्यूम अगर हम कह रहे हैं वैक्यूम, ठीक है। तो एयर के लिए कुछ अलग होगा और सारे मटेरियल्स के लिए अलग अलग होगा ये, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू बताई जा रही है आपको, ये फ्री स्पेस की बताई जा रही है, वैक्यूम की बताई जा रही है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर, अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ से वैल्यू पुट करके रिलेट करें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ है। ये तो इसकी वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पर, ठीक है, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं वैल्यू सॉल्व करने के लिए। ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे तो 4 से इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ से बहुत ज्यादा इसका बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस आपको मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद समझ में आएगा, ठीक है, कि कैसे मैग्नेटिज्म और ये दोनों एक दूसरे से एक कंप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, कि इसका रोल मैग्नेटिज्म में है और मैग्नेटिज्म का उसमें मैग्नेटिज्म का रोल इसमें, ठीक है। अभी इसको बस इतना ही समझिए आप लोग, ठीक है। तो ये तो फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात हो गई। किसकी हो गई बात? मैग्नीट्यूड की। अब आते हैं फोर्स की डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि ध्यान दीजिएगा आप लोग क्लास 9 10 में पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। आपको अगर वेक्टर क्वांटिटी है कोई चीज, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है, तो फोर्स की आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी जरूरी है, ठीक है। फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। तो मैग्नीट्यूड तो आप सीधे Q1 Q2/r² से निकाल लेंगे, ठीक है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। आपको डायरेक्शन निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन निकालने का दो वे होता है इसका। एक तो आप एनालिटिकल निकालेंगे, ठीक है। एनालिटिकल मतलब कि आप डायरेक्शन डायरेक्ट उसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम कह रहे हैं भाई ये चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है, दोनों के पास एक प्लस है एक माइनस है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो दोनों का फोर्स इस तरीके से एक दूसरे की तरफ होगा, ठीक है। ये एनालिटिकल होता है, इस वर्डिंग में आप लिख सकते हैं। किसमें लिखेंगे? वर्डिंग में लिखेंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पर ऐसी प्रॉब्लम होगी आपको कि आप वर्डिंग में नहीं लिख सकते डायरेक्शन को, ठीक है। तो उसको आपको वेक्टर एनालिसिस करना पड़ेगा।
आपको वहां पर वेक्टर एनालिसिस से यूज करना पड़ेगा। तो दोनों को देखते हैं कैसे करना, ठीक है। पहले एनालिटिकल लिखते हैं फिर वेक्टर एनालिसिस करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि ये चार्ज है कुछ, आपको एक स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके चारों कॉर्नर पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। इस वाले पे +1 कूलम, यहाँ पर -1 कूलम, यहाँ पर 1 कूलम प्लस का और यहाँ पर -1 कूलम, ठीक है। चारों कॉर्नर पे इसके दिए हुए और इसका जो लेंथ है 1 मीटर है, ठीक है। और आपको इसके सेंटर पे जहां पर कि 1 कूलम का एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है उस पे फोर्स बताना है कितना होगा, ठीक है, विद डायरेक्शन। ध्यान से क्या क्वेश्चन है, 4 चार्जेस ऑफ +1 एंड -1 कूलम आर पुट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये अलग अलग रख दिया गया, ठीक है। फाइंड द फोर्स विद डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ दैट स्क्वायर विद टेस्ट चार्ज वैल्यू 1 कूलम, ठीक है। सेंटर पे आपको 1 कूलम की चार्ज की वैल्यू दे रखी है, उस पे फोर्स निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो हम एनालिटिकल को समझते हैं क्योंकि उसको कोई थ्योरी बतानी नहीं है, आप इसे समझ लीजिए बस, और क्या। वेक्टर वाले से फिर उसकी थ्योरी है, उसका प्रूफ है, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, अब हम इसका एक एक करके फोर्स निकालते हैं, जरा क्या होगा। तो मान लीजिए हम इसको नाम देते हैं A B C D, ये 4 पॉइंट है, ठीक है। एक एक फोर्स की वैल्यू हम निकालते हैं कितना होगा, ठीक है। और ये O है, तो पहले हमको, क्योंकि हमारे पास फोर्स की वैल्यू फार्मूला है F = K Q1 Q2/r², तो हमको Q1 और Q2 तो पता है, Q1 Q2 सबके लिए पता है। R की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। R ये स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है, आपको ये डायगोनल के लिए अलाउ नहीं दे रखा है, तो आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि आपको अगर मान लीजिए ये फोर्स निकालना है, ये फोर्स निकालना है आपको, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए। R की वैल्यू क्या था, इसके बीच का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो इस डिस्टेंस के लिए आपको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तो ये डिस्टेंस होगी क्या, एक्चुअली में डायगोनल की हाफ होगी। तो डायगोनल अगर लगाएंगे पाइथागोरस लगेगा, तो 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर दैट इज √2, तो पूरा का पूरा यहां से आता √2 है, और ये कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक है। तो हाफ करेंगे तो बाय 2 दैट इज 1/√2 मीटर, ठीक है। इसका मतलब इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, 1/√2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये लेंथ पता चल चुकी है इसकी डायगोनल की हाफ की, अब फोर्स की वैल्यू निकालते हैं एक, ठीक है। तो देखिए पहले हम A से तरफ निकालते हैं FOA, ध्यान समझिएगा, ये लिखने का तरीका समझिएगा ध्यान से। इसका मतलब ये FOA लिखे हैं, इसका मतलब फोर्स ऑन O बाई A, ठीक है। फोर्स ऑन O बाई A मींस O पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे फोर्स निकाल रहा है, किससे, A पॉइंट वाले चार्ज से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू वही K Q1 Q2/r² से, तो K एज इट इज रखते हैं, ठीक है। बाद में उसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में उसकी बार-बार वैल्यू रखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो K एज इट इज रखते हैं, K Q1 Q2 दोनों क्या पॉजिटिव है, तो सीधे 1 × 1 रख सकते हैं अभी, ठीक है। और R कितना था, 1/√2 का स्क्वायर, ये तो फार्मूला था, और ये डायगोनल में निकाले 1/√2 आया था, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी डायरेक्शन देखिएगा, ये दोनों अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में पहली प्रॉपर्टी क्या बताई है, रिपेल ईच अदर, मींस ये दोनों एक दूसरे को दूर कर रहे होंगे, तो क्या होगा, इसका फोर्स हमको इस तरीके से दिखेगा, इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इसको दूर भेज रहा होगा, तो इससे अवे इस तरीके की डायरेक्शन दिखेगा। यही वर्डिंग में लिखना है कि अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो ये कहां हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे अवे फ्रॉम सेंटर या अवे फ्रॉम ए,
ये अवे फ्रॉम ए ही तो है, यहां से दूर जा रहा है ना ये, तो ये अवे फ्रॉम ए हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे का फोर्स निकालिए, F on O due to B, F on O due to B, तो यहां पर भी K into 1 अपॉन 1/√2 का स्क्वायर होगा ये। ठीक है, और ये क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहां पे इन दोनों में बीच क्या आ जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स बी हो जाएगा, अवे फ्रॉम बी नहीं होगा, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो ये टुवर्ड्स बी हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे टुवर्ड्स बी। ठीक है, दो का हो गया। इस तरह से तीसरे का लिखें एफ ओ सी, तो एफ ओ सी क्या हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है। ठीक है, सारे कैंसिल, चलिए कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा सारा। ठीक है, एफ ओ सी देखिए क्या हो जाएगा, के इंटू वन अपॉन 1/√2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम सी मींस इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी वैल्यू हमने रैंडम वैल्यू ली समझाने के लिए आपको ये चीज सिखानी थी मैं। ठीक है, आंसर क्या आएगा उसको नहीं सिखाना था। ठीक है, तो आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्या क्वेश्चन है, अगर ये फिर मॉडिफिकेशन कर दें, ठीक है, ये दोनों माइनस है, ठीक है, और ये दोनों प्लस है, तब इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये टुवर्ड्स ए हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन लिखा गया ये ध्यान से लीजिएगा, ए पर माइनस है और सी डी पर प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला हमने लिखा था अवे फ्रॉम ए लिखा था ना, अब इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टुवर्ड्स ए हो जाएगी। क्यों टुवर्ड्स ए हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो इस ओ पे रखा हुआ है इसको अपनी साइड करेगा, ये टुवर्ड्स ए हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा फिर बी का हमने देख ही लिया, टुवर्ड्स बी हो जाएगा, और फिर तीसरा ये सी वाला अवे फ्रॉम सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक है, अब आते हैं डी पर, एफ ओ डी की वैल्यू देखिए, तो के 1 into 1 upon 1/√2 स्क्वायर, 1/√2 स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव, यहां पे क्या होगा, अवे फ्रॉम डी। ठीक है, तो ये चारों फोर्स की वैल्यू हमने बना दी। ठीक है, क्या आया, सबके मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो सेम आ रही है। देखिएगा, के 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं, 1/√2 स्क्वायर, के 1/√2 स्क्वायर, 1/√2 स्क्वायर सबका। ठीक है, डायरेक्शन देखिएगा, डायरेक्शन क्या है, सब में इस तरीके का बना। ठीक है, ये टुवर्ड्स ए मींस इस तरफ, टुवर्ड्स बी मतलब इस तरफ, अवे फ्रॉम सी मतलब इधर की तरफ, और ये टू अवे फ्रॉम डी मतलब इस तरफ। ठीक है, अब हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है इसका, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालना सिखाते हैं। ठीक है, तो सारे फोर्स की वैल्यू आप देख सकते हैं, एफ ओ ए, एफ ओ बी, एफ ओ सी, एफ ओ डी, सबकी वैल्यू बराबर हो गई मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो ये हम बराबर लिख ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान से लीजिएगा, वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों कितने पे एंगल पे, 90 डिग्री पे है, ये दोनों फोर्स कितने पे, 90 डिग्री पे है। ठीक है, अच्छा, और इधर दो फोर्स हैं, तो वेक्टर लॉ क्या कहता है कि अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में हैं तो उनको डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों फोर्स जो इधर वाले हैं, ये वाले, ये और
ठीक है, कौन कौन से, FOB एंड FOC दोनों ऐड हो जाएंगे और उनका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो FOB प्लस FOC ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में है और वेक्टर लॉ क्या कहता है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों हम सिंपल एडिशन अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि अच्छा इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे आप। ठीक है, तो ज्यादा 1/2 नहीं लिखना पड़ेगा, 1/2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो केवल 2k आ जाएगा। ठीक है, तो 2k यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू, और फिर इसी तरीके से दूसरी FOC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k दैट इज 4k। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ लिखना जरूरी है अलोंग OB, ये जो 4k की वैल्यू आई किधर की तरफ है, अलोंग OB है। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों फोर्स की वैल्यू देखिए, FOC सॉरी ये FOD है और ये FOC एंड FOA, FOC एंड FOA। तो यहां से देखिए तो 2k प्लस 2k हो जाएगा, तो यहां से भी क्या आ जाएगा 4k, और ये क्या होगा अलोंग OA। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 4k इधर की तरफ, 4k इधर की तरफ। ठीक है, अब इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास दो फोर्स इस तरीके के बने हुए हैं, 4k इधर की तरफ है, 4k इधर की तरफ है, और इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर में जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, कहां कट करते हैं, 90 डिग्री कट करते हैं। तो ये 4k और ये 4k कितने पे 90 डिग्री कट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलरली एक दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो हो जाता है रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो यहां पर क्या है 4k और 4k है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा F इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसकी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, 16k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर अंडर रूट, और इसको 32 को सॉल्व करेंगे तो 4√2 k आ जाएगा। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4√k आ जाएगी। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी इसका डायरेक्शन बताना रह गया है, ध्यान दीजिएगा, इसका डायरेक्शन बताना भी रह गया है। ये तो नेट फोर्स आया अभी हमारा, नेट डायरेक्शन नहीं बता पाया अभी, तो नेट डायरेक्शन ध्यान समझिएगा। नेट डायरेक्शन के लिए आप जाइए वेक्टर लॉ पे, अगर ये A है और ये B है, ठीक है, और यहां पर अगर ये इसका नेट रिजल्टेंट आता है, ठीक है, ये इसका अगर यहां रिजल्टेंट आता है, तो ये बीटा वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, tan बीटा इक्वल टू, यहां से tan बीटा की वैल्यू देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज b अपॉन a होगा। देखिए ध्यान से, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ठीक है, या यहां से अगर इसके हिसाब से देखें तो ये f1 वेक्टर है और ये f2 वेक्टर है। ठीक है, तो tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज f2 अपॉन बेस दैट इज f1। ठीक है, ये वेक्टर का कांसेप्ट है, इसमें 11th पे आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है,
या किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर देगा, इसको फिर से हम अलग से बता देंगे, ठीक है। इसलिए इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो F2/F1 में आएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए F2 और F1 दोनों की वैल्यू कितनी थी हमारी, 4k और 4k थी। तो अगर 4k आप वैल्यू पुट करेंगे तो tan बीटा इक्वल टू 4k/4k दैट इज 1। और tan बीटा की वैल्यू 1 कब होती है, tan की वैल्यू कब 1 होती है, 45 डिग्री पे। इसका मतलब कि बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा स्क्वायर में, आपको जो फिगर दिया हुआ था वो ये डायगोनल के बिल्कुल बीच से जाएगा, 45 डिग्री यही होगा, ठीक है। ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होता है स्क्वायर के कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 45 है 45, तो ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल हो गए तो ये जो लाइन आई जिसमें रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है हमारा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन आई ये इसके पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो पैरेलल टू द एनी साइड होगा, ठीक है। क्या होगा, किसी भी जो फोर साइड्स हैं उसके किसी की पैरेलल हो सकती है, वो इधर की तरफ हो सकती है, इधर की तरफ हो सकती है, इधर की तरफ हो सकती है, इधर की तरफ हो सकती है। वो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कौन सी वैल्यू कैसे ली गई है, आपका किस ऑर्डर में आपने उसको लिया है, ठीक है। तो इसका एनालिटिकल अगर वर्डिंग के हिसाब से डायरेक्शन बताएंगे तो इसमें ये बताएंगे। अब यही प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, वर्डिंग वाले में यही प्रॉब्लम आती है कि हमको हर स्टेप पे वर्डिंग सोचनी पड़ जाती है, ठीक है। हर स्टेप में आपको वर्डिंग सोचनी पड़ेगी कि हमको इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स अवे ये सब चीजें सोचिए। तो इसलिए हम इस मेथड को अवॉइड करेंगे हर जगह। आप इसको यूज कम से कम करिए, ठीक है। आप वेक्टर एनालिसिस डायरेक्ट स्टार्टिंग से ही करना शुरू करिए, ठीक है। कैसे करिएगा ध्यान दीजिए। आपको पता है कि f की वैल्यू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, एक वेक्टर का छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है यूनिट वेक्टर का। क्या होता है यूनिट वेक्टर का? यूनिट वेक्टर क्या बताता है, ये यूनिट वेक्टर बताता है इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है लेकिन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। जो कि हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, IJK की बात करते हैं, ठीक है। वेक्टर वाली वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो r वेक्टर, अगर r यूनिट वेक्टर की बात करें तो ये होगा हमारा r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, ये होता है यूनिट वेक्टर का फार्मूला, ठीक है। अब अगर हम यहां पर इस r को वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं कि डायरेक्ट ये पूरा का पूरा हमको वेक्टर के फॉर्म बताया है सर, ठीक है, हमको ये टुवर्ड्स अवे न लिखना पड़े, तो कैसे इस चीज को सोचेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम इसके पोजीशन के फॉर्म से डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए, तो इसकी डायरेक्शन आपको पता करनी है, ठीक है। तो कैसे हम डायरेक्शन इसकी पता करेंगे, तो इसको हम सीधे यूनिट वेक्टर से रिलेट करके और स्टार्टिंग से इसको यूनिट वेक्टर से रिलेट कर स्टार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करना है, आप क्या करिए, वेक्टर एनालिसिस करना शुरू करिए। मान लीजिए दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक Q1 एक Q2, Q1 और Q2 रखे हुए हैं, इनके पोजीशन वेक्टर्स
रिस्पेक्टिवली R1 एंड R2 है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर और इन सब में अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में, अगर ये सब क्लास 11 का टॉपिक है, अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, या तो 11th क्लास वाला वेक्टर वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, वहां से आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो Q1 और Q2 के ये दो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, R1 और R2, ठीक। अब ध्यान समझिएगा, अगर हमको इसके बीच का फोर्स निकालना है, इसके बीच का फोर्स निकालना है, तो इसके बीच का जो फोर्स की वैल्यू होगी वो, अगर हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग देखें, ध्यान समझिएगा, ये तो इसका दो पोजीशन वेक्टर हो गया। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि अगर हमारे दो फोर्सेस हमने ट्रायंगल के साइड के फॉर्म में एक ऑर्डर में ले लिया, तो जो थर्ड साइड होता है उसका रिजल्टेंट बताता है। सॉरी, एक ट्रायंगल का हमने दो साइड में अगर एक ऑर्डर में ले लें तो जो तीसरी साइड होती है उसका रिजल्टेंट बताता है, ठीक है। मींस ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये जो तीसरी साइड है रिवर्स ऑर्डर में ली जाती है, ध्यान दीजिए इन दोनों के रिवर्स ऑर्डर में होता है, तो ये तीसरी साइड होती है, ये इसका रिजल्टेंट बताता है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन बताता है वेक्टर में, ठीक है। तो यहां से अगर हमको ये वैल्यू से इस तरह से सोचें तो यहां पर भी ये दो हमारे हो गए फोर्स, ठीक है, ध्यान सोचिएगा। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी इसके रिजल्टेंट की, ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ तो होगा ही, चार्ज के नेचर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव होगा ही, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इसमें मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव है, तो दोनों दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो अगर हम इस वाले चार्ज की फोर्स निकाल रहे हैं तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस पे निकाल रहा है तो ऑब्वियस सी बात इसकी साइड अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये हमारा टेस्ट चार्ज जिस पे हम फोर्स निकालने जा रहे हैं, ठीक है, Q2 पे। तो अगर हमारे तो ये फोर्स डायरेक्शन होगी, ध्यान से देखिएगा, ये R1 और ये वाला मींस F की डायरेक्शन एक ऑर्डर में हो गई और ये R2 अपोजिट में हो गया, तो यहां से देखेंगे तो R2 इक्वल टू F प्लस R1 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान समझिएगा, ये किस वजह से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के फॉलो कर रहा है। हमने यहाँ क्या कहा, दो वेक्टर अगर एक डायरेक्शन में होते हैं तो तीसरा वेक्टर जो उसका अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाएगा, सेम ऑर्डर में ये ले गया ना, ये ऐसे आया ये ऐसे आया, तो ये हमने अपोजिट वे में ले लिया, तो ये इसका रिजल्टेंट बताता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ देखा जाए तो ये ऐसे आया ये ऐसे आया, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में हो गए, मींस F प्लस R1 की वैल्यू इक्वल टू R2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। यहीं से हमारा इसका डायरेक्शन बता रहा है क्या होगा, यहां से देखिएगा F की वैल्यू R2 माइनस R1 हो जाएगा, इस R1 को इधर भेज देंगे तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, और इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्यों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस, ठीक है। ये एक पोजीशन था, एक पोजीशन ये था, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स थे R1 और R2, और दोनों के बीच का डिफरेंस है। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन ही होती है कि पोजीशन वेक्टर का जो दोनों पोजीशन होते हैं उनके बीच का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस ही तो है दोनों पोजीशन के वेक्टर, दोनों पोजीशन के बीच में, इस पोजीशन और इस पोजीशन का, तो ये हमारा फोर्स की इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। तो हमको फोर्स की डायरेक्शन बतानी है तो इसकी डायरेक्शन इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब ये डायरेक्शन निकलेगा कैसे, ये जो वैल्यू आएगी वेक्टर के फॉर्म में निकलेगा कैसे, तो इस चीज के लिए समझने के लिए आपको इसको जो भी फोर्स की डायरेक्शन दिया जाएगा उसको कार्टेशियन सिस्टम में ब्रेक कर दीजिएगा। कार्टेशियन सिस्टम में ब्रेक करने का मतलब क्या होता है कि सारे फोर्सेस को आप एक्स वाई डायरेक्शन में ब्रेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए वहीं उसी फोर्स की बात करते हैं जो अभी हमने क्वेश्चन किया, या दो फोर्स प्रिपेयर ले लेते हैं। ये +2 कूलम है, ये -2 कूलम है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस
कुछ 2 मीटर है, ध्यान समझिएगा। ये तो सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में है, कोई और डायरेक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर हम सीधे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहीं पर एक फोर्स, एक चार्ज और हो जाता जो कहीं इधर हो जाता। कहाँ हो जाता? यहाँ हो जाता, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ मान लीजिए +3 कूलम है, ठीक है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में पुट किए गए हैं। ध्यान समझिएगा कुछ कॉन्सेप्ट को और डायरेक्शन वेक्टर लॉ को फॉलो करते हुए। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, ठीक है। यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +3 कूलम, ठीक है। अब देखिएगा, आपको इस वाले कॉर्नर पे फोर्स निकालना है, इस वाले कॉर्नर पे फोर्स निकालना है। तो इसके लिए निकाले तो इधर की डायरेक्शन में आएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एफ ए बी इधर की तरफ आएगा क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इस वाले के लिए क्या होगा? अवे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस तरीके का होगा कुछ। अब यहीं पर वेक्टर का कांसेप्ट शुरू होगा। इसको हम कार्टेशियन सिस्टम में क्या होगा, इसमें हम किसी एक फोर्स को इसके 2 कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से, ठीक है। एक्स वाई कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक कर लेंगे और जो थीटा के अलाउंग होगा, मान लीजिए थीटा के अलाउंग, ये थीटा आपने लिया है तो थीटा के अलाउंग जो होगा वो cos थीटा लिखा जाता है, f cos थीटा लिखा जाता है, और दूसरा जो होता है वो f sin थीटा लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर फोर्स आया था, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, दूसरा कंपोनेंट f sin थीटा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं और फिर ये दोनों का हम माइनस प्लस कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी, ठीक है। इसका क्वेश्चन कराएंगे अलग से हम, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आएगा माइनस प्लस में, ठीक है, और फिर ये इसके साथ परपेंडिकुलरली में जाएगा, और परपेंडिकुलरली में क्या करते हैं, x डायरेक्शन में होता है तो i कैप, y डायरेक्शन में होता है तो j कैप, और z डायरेक्शन में होता है तो k कैप, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन को हम सीधे लिखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी आप उसको लिखिएगा i कैप के साथ, ठीक है। इस वाली डायरेक्शन में जो आएगा उसको j कैप के साथ लिखिएगा। तो इस फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से लिख के आएगी, ठीक है। अभी कल डायरेक्शन समझना है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम नहीं समझा रहे हैं, ठीक है। आप डायरेक्शन को समझ लीजिए पहले, फिर न्यूमेरिकल पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। मतलब क्या कह रहे हैं हम कि हमने कहा कि ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ उस पे कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको इस वाले कॉर्नर पे फोर्स निकालना था, ठीक है। तो आपको क्लियर पता है कि एक फोर्स तो ये होगा, ये तो क्लियर पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसका जो होगा वो अवे होगा, लाइक अनलाइक की प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हमको इसमें से किसी एक को ब्रेक कर लेना है, इसे कार्टेशियन सिस्टम में, मींस एक्स वाई कांसेप्ट में, ठीक है। वेक्टर में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है हमने, ठीक है। तो यहां से जब ये आप ब्रेक कर लेंगे इसको, तो ये एक इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। जो इधर वाला कंपोनेंट मान लीजिए ये थीटा आपने मान लिया, ठीक है। इस थीटा की वैल्यू आपको निकालने आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो थीटा के अलावा जो वेक्टर होता है उसको हम cos थीटा लिखते हैं, f cos थीटा आ जाएगा ये, और जो उसके अपोजिट होता है वो f sin थीटा होता है, ठीक है। ये कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब वेक्टर में बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हुआ, ठीक है। तो f cos थीटा क्यों लिया जाता है, f sin थीटा क्यों लिया जाता है, कभी ऐसे याद रखना, सब वहां पे है, ठीक है। तो f cos थीटा इधर आ गया, f sin थीटा इधर आ गया, ठीक है। तो f cos थीटा और sin थीटा आ गया, इसका मतलब कि ये हमारा j डायरेक्शन में हो गया क्योंकि y डायरेक्शन में है ये, और ये किधर है, x डायरेक्शन में है। तो यहां से हम 2i 3j लिख लेंगे, ये 2i x वाली डायरेक्शन का हो जाएगा और 3 वाला इधर वाला हो जाएगा। तो ये हमारा नेट फोर्स हो जाएगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं बताना, टुवर्ड्स, अवे, ये सब कुछ नहीं बताना, ये सब अपने आप बता रहा है। यहाँ माइनस प्लस के साथ भी बताएंगे जो भी वैल्यू आएगी, तो ये अपने आप बताएगा कि फोर्स की एग्जैक्ट किस डायरेक्शन में वैल्यू है, ठीक है। आपको अगर -2 लिखा हुआ मतलब नीचे की तरफ है, या x की माइनस के मतलब इधर तरफ है, और प्लस का 3j मतलब ये ऊपर की तरफ है, या माइनस का 3j तो नीचे की तरफ है, ठीक है। सब अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन लेके समझेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस कराएंगे इसमें, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो फोर्स इतना ही आप रखिए, ठीक है। तो 2 चीजें ध्यान रखिएगा, एक प्रॉपर्टीज
और फोर्स का फार्मूला। ठीक है, बाकी क्वेश्चन से और इसका कांसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फील्ड न्यूमेरिकल कार्डिनल फील्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।